हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फिटर ज्ञान बाय सतीश सर। मैं सतीश आपका स्वागत करता हूं हमारी एक नई क्लास में जो है एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस की। तो आज हम वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइल के x के रूप में चिन्हित भाग को नाम दें। ये जो एक फाइल दिख रही है ये हमारी, इसमें ये जो x पूछ रहा है इस फाइल का कौन सा भाग है। तो फाइल का कौन सा भाग है? हील। तो ये जो ये x के रूप में जो आपको दिखाई दे रहा है यह इस फाइल का हील कहलाता है। तो इसे हील कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहला आंसर, पहला ऑप्शन ही सही है, हील। दूसरा है, नेक्स्ट ऑप्शन जो है टैंग। टैंग जो है इस फाइल के अंदर जो भाग समाया हुआ होता है, फाइल का वह भाग जो कि नुकीला होता है और लकड़ी के हैंडल के अंदर होता है उसे ही टैंग कहते हैं। फेरुल क्या है? फेरुल लकड़ी के जो हैंडल होता है, हैंडल का एक सिरा जो कि जिसमें इस फाइल का जो टैंग समाया हुआ होता है, यदि हम इस फाइल को जो हैंडल डालते समय बहुत ज़्यादा ठोकते हैं तो यह जो लकड़ी का यह वाला भाग है, यह जो मैं दिखा रहा हूँ यह वाला भाग, यहाँ पे लकड़ी के फट जाने का डर होता है। तो यहाँ पे एक मेटल की एक पत्ती का बना हुआ भाग यहाँ पर लगाया जाता है जिससे हमारा जो हैंडल है वह फटने से बच जाता है। तो इसे इस वाले भाग को फेरुल कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फाइल की लंबाई। फाइल की लंबाई जो है ये जो यहाँ पे दिखाई दे रही है ये फाइल की लंबाई दर्शा रही है, परंतु ये हमसे नहीं पूछा जा रहा था। तो फाइल की लंबाई कहाँ से दर्शाया जाता है? तो फाइल की लंबाई फाइल के टिप से फाइल के हील तक की जो लंबाई होती है यही फाइल का साइज कहलाती है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा यह हमारा हील है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है? तो ट्राई स्क्वायर मैंने आपको पढ़ाया था, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो मेरी प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट है थ्योरी वीडियो। तो थ्योरी वीडियो में मैंने जब मार्किंग टूल्स पढ़ाए थे, मेजरिंग एंड मार्किंग टूल्स, तो वहाँ पे मैंने ट्राई स्क्वायर के बारे में बताया था। तो ट्राई स्क्वायर एक 90 डिग्री चेक करने वाला टूल होता है जिसमें हम अपने जॉब के दो सतहों के मध्य 90 डिग्री को चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए है समकोण की जांच करना, ऑप्शन बी न्यून कोण की जांच करना, ऑप्शन सी अधिक कोण की जांच करना, ऑप्शन डी सीधा कोण की जांच करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, समकोण की जांच करने के लिए। तो राइट एंगल चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर का यूज़ किया जाता है। ट्राई स्क्वायर में एक ब्लेड होता है और दूसरा भाग जो होता है वो स्टॉक कहलाता है। ये ब्लेड और स्टॉक दोनों समकोण पर जुड़े होते हैं। इनके मध्य किसी भी जॉब को रखकर 90 डिग्री चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है? तो कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है? यह जब मार्किंग मीडिया मैंने पढ़ाया था तो वाइट वॉश बताया था। सबसे साधारण रूप का जो मार्किंग मीडिया होता है वाइट वॉश होता है जिसे चॉक कहते हैं। ऑप्शन बी पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू नीले रंग की एक स्याही के समान होता है। ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट जिसे नीला थोथा भी कहते हैं। और ऑप्शन डी सेल्यूलोज लैकर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है कॉपर सल्फेट जिसे नीला थोथा भी कहते हैं, यह हानिकारक होता है मानव शरीर के लिए। तो यह एक जहरीला मार्किंग मीडिया होता है जिसका उपयोग बहुत ही सावधानी से किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 4, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है? तो यूनिवर्सल सरफेस गेज जो कि समांतर लाइनें खींचने के काम आता है और लेथ मशीन पर जब फोर्जा चक यूज़ करते हैं तो फोर्जा चक में
जब अपने जॉब को हम पकड़ते हैं तो जॉब की सेंटरिंग करने के काम आता है यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो यूनिवर्सल सरफेस गेज में जो स्क्राइबर होता है, स्क्राइबर को किस भाग में पकड़ा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए स्नग। तो ऑप्शन ए ही सही है। जो यूनिवर्सल सरफेस गेज का एक जो पार्ट होता है वो स्नग होता है, तो स्नग में ही स्क्राइबर को पकड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इस वॉइस का नाम बताइए। तो यह वॉइस, जब मैंने वॉइस पढ़ाया था तो यह मैंने बताया था, यह एक हैंड वॉइस है जो कि हाथ में पकड़कर यूज़ की जाती है। इस वॉइस में एक स्थिर जॉ और एक मूवेबल जॉ होता है, जो कि दोनों के एक सिरा जो है एक स्थान पर जुड़ा होता है, और जो मूवेबल जॉ होता है वो स्थिर जॉ के गोलाई में खुलता है। जब यहाँ से ये जो विंग नट जब खोला जाता है तो यह विंग नट मूवेबल जॉ को फिक्स जॉ के गोलाई में खोलता है। तो इसका राइट आंसर है हैंड वॉइस। यह एक हैंड वॉइस है। क्वेश्चन नंबर 6, कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया ब्लेड यानी एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, इसकी वजह क्या है? तो जब हेक्सा फ्रेम में जब हम हेक्सा ब्लेड लगाते हैं और हेक्साइंग करते हैं तो कुछ समय बाद हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है। तो इसका जो कारण क्या है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है ब्लेड खिंच जाना, ऑप्शन सी ब्लेड की गलत पिच, ऑप्शन सी सॉ सेट का गलत चयन, ऑप्शन डी नट के थ्रेड का घिस जाना। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्लेड खिंच जाना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्लेड का खिंच जाना। क्वेश्चन नंबर 7, पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांतें बहुत आसानी से क्यों टूट जाते हैं? तो जब कोई पतला वर्कपीस होता है तो उसमें सबसे पहले कट लगाते समय जो टीथ हैं हेक्सा ब्लेड के जो टीथ टूट जाते हैं। तो यह पूछ रहा है कि हेक्सा ब्लेड के टीथ क्यों टूट जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है हाथ बल बहुत ज़्यादा होता है, ऑप्शन बी कटिंग सेक्शन बहुत छोटा है, ऑप्शन सी मोटे ब्लेड का उपयोग किया जाना, ऑप्शन डी हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। तो जब वर्कपीस बहुत पतला है तो पतले वर्कपीस पर जब हम हेक्सा ब्लेड को टिकाते हैं तो हेक्सा ब्लेड के कुछ ही टीथ वर्कपीस के टच में होते हैं। तो जब कुछ ही टीथ वर्कपीस के टच में होते हैं और उस समय जब हम हाथ का जो है बल बहुत ज़्यादा लगा दें तो जो है टीथ टूट जाते हैं। तो ऑप्शन डी सही है, हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कॉर्नर और जॉइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? मटेरियल को चौकोर करने के लिए, ये चौकोर लिखा है, चौकोर है ये। तो चौकोर करने के लिए किस छेनी का प्रयोग करते हैं? तो फ्लैट चीजल, ऑप्शन नंबर ए फ्लैट चीजल नहीं, ऑप्शन नंबर बी क्रॉस कट चीजल नहीं, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी डायमंड पॉइंट चीजल। तो राइट आंसर है डायमंड पॉइंट चीजल। तो जब भी हम किसी कॉर्नर पे या किसी जॉइंट पर मटेरियल को चौकोर करते हैं तो वहाँ से जो मेटल को रिमूव किया जाता है तो इसके लिए डायमंड पॉइंट चीजल का उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम बताएं। तो ये एक हैमर है जो कि आप देख रहे हैं, एक बॉल पिन हैमर है, क्योंकि इसका पिन जो है अर्धवृत्ताकार है। और इस बॉल पिन हैमर का मध्य के भाग का नाम पूछा जा रहा है। तो ये मध्य का भाग हमारा
क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए है फेस, फेस हमारा यह वाला भाग होता है। ऑप्शन बी है पीन, पीन हमारा यह ऊपर का भाग होता है। ऑप्शन सी है चीक, चीक हमारा मध्य का भाग होता है, यानी यही हमारा आंसर है। ऑप्शन डी है आई होल, आई होल हमारा यह वाला भाग होता है, आई होल के अंदर ही हैंडल जो है टाइट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन सी चीक, यह हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, काटने वाले छेनी पर प्रतीक गामा द्वारा किस कोण का प्रदर्शन दर्शाया जाता है, किस कोण को दर्शाया जाता है, यानी कि गामा द्वारा किस कोण को दर्शाया जा रहा है। ये एक फिगर बना है, या जो है चीज़ल द्वारा जब हम चिपिंग करते हैं या चीजलिंग करते हैं तो उस समय जो है एंगल को इस फिगर से दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन ए है रैक एंगल, रैक एंगल हमारा गामा द्वारा जो दर्शाया जा रहा है यही हमारा रैक एंगल होता है, तो यही आंसर हमारा सही है। ऑप्शन बी वेज एंगल, ऑप्शन सी कटिंग एंगल, कटिंग एंगल हमारा जो ये बीटा है, बीटा हमारा जो है कटिंग एंगल होता है। और क्लीयरेंस एंगल, क्लीयरेंस एंगल हमारा जो ये अल्फा द्वारा प्रदर्शित हो रहा है यह हमारा अल्फा द्वारा जो प्रदर्शित हो रहा है यह हमारा क्लीयरेंस एंगल होता है। तो अल्फा हमारा क्लीयरेंस एंगल है, बीटा हमारा जो है कटिंग एज एंगल है, और गामा जो है ये रैक एंगल है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए रैक एंगल। क्वेश्चन नंबर 11, धातु की उस गुण का नाम बताइए जिससे वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है, यानी तार के रूप में खींचा जा सकता है। तो धातु का वह गुण कौन सा है? धातु में जो यांत्रिक गुण होते हैं कई प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए डक्टिलिटी, तो डक्टिलिटी किसी भी मेटल का वह यांत्रिक गुण होता है जिसके द्वारा मेटल को तार के रूप में खींचा जा सकता है। तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन नंबर बी टेंसिटी, यानी कि तनाव सहने की क्षमता। ऑप्शन सी इलास्टिसिटी, यानी मेटल की वह क्षमता जिसके द्वारा वह बिना टूटे उस पर लगाया जाने वाला जो बल होता है, वो जब किसी मेटल पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो मेटल की जो है आकार में परिवर्तन होता है, और बाह्य बल हटा लेने पर मेटल पुनः अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाती है। तो यह गुण इलास्टिसिटी कहलाता है। मैलिएबिलिटी, जब किसी मेटल को बाह्य बल लगाकर चादर के रूप में बदला जा सके तो उसे मैलिएबिलिटी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए है डक्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, थिम्बल के एक डिवीज़न की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का हो? तो यह क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसे मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 आइए देखते हैं, इस प्रकार से है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें पूछा गया है कि थिम्बल के एक डिवीज़न का मान पूछा गया है। तो यहाँ पर माइक्रोमीटर के थिम्बल के एक डिवीज़न का मान ही लीस्ट काउंट कहलाता है। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली रूप से हमें लीस्ट काउंट पूछा गया है। तो इनडायरेक्टली रूप से लिस्ट काउंट पूछा जा रहा है। तो लिस्ट काउंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है, आइए देखते हैं। लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला है लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन थिम्बल पर बने कुल भागों की संख्या। जो माइक्रोमीटर होता है उसमें थिम्बल होता है, और थिम्बल पर जो कुल भाग होते हैं ये वे 50 भाग होते हैं। तो यहाँ पर पिच का मान दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन में पिच का मान दिया जा रहा है,
और थिम्बल पर बने कुल भागों की संख्या हमें पता होना चाहिए। थिम्बल पर कुल 50 भाग बने होते हैं और हमसे पूछा जा रहा है लिस्ट काउंट। वैसे क्वेश्चन में तो दिया जा रहा है कि थिम्बल के एक डिवीज़न का मान बताइए, परंतु थिम्बल के एक डिवीज़न का मान ही लिस्ट काउंट कहलाता है। तो आइए देखते हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पिच क्या होता है? तो पिच थिम्बल द्वारा एक पूर्ण चक्कर में स्लीव पर चली गई दूरी, ये पिच होता है। जब थिम्बल एक पूर्ण चक्कर चल लेता है तो थिम्बल के एक पूर्ण चक्कर चलने पर थिम्बल स्लीव पर कितनी दूरी चलता है? तो थिम्बल स्लीव पर जितनी दूरी चलता है वह ही माइक्रोमीटर का पिच कहलाता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि थिम्बल पर जो 50 भाग बने होते हैं, जब थिम्बल एक पूर्ण चक्कर चलता है यानी कि वह अपने 50 भाग जब चल लेता है तो थिम्बल स्लीव पर 0.5 mm आगे बढ़ता है। यानी माइक्रोमीटर की जो पिच होती है 0.5 mm होती है। तो आइए फॉर्मूले का यूज़ करके सॉल्व करते हैं। थिम्बल के एक डिवीज़न का मान, यही पूछा जा रहा है हमसे, तो थिम्बल के एक डिवीज़न का मान इज इक्वल टू पिच, पिच हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.5 mm अपॉन थिम्बल पर बने कुल भागों की संख्या मतलब 50। आगे सॉल्व करते हैं। तो ये पॉइंट हमने हटाया, तो पॉइंट हटाने पर ए नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, तो 5/500। फिर यहाँ से हम जब इसे काटेंगे तो 1/100 और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू 0.01 mm। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है 0.01 mm आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है 0.01 mm। तो यही राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? तो यह एक वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल और वर्नियर स्केल दिखाई गई है। तो वर्नियर कैलिपर पर ये ऊपर वाली जो दिख रही है ये हमारी मेन स्केल होती है और यह नीचे जो दिख रही है ये हमारी वर्नियर स्केल होती है। तो जो मेन स्केल होती है इस पर हमें mm के निशान बने होते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखें कि यह जो 0 यहाँ पर आ रहा है ये कितना mm होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 40 mm है। तो 40 mm से पहले ये वाला जो निशान दिख रहा है ये हमारा 35 mm है। तो 35 mm मेन स्केल पर कंप्लीट हो गया है, परंतु 36 mm तक नहीं पहुंच पाया है। तो 35 mm मेन स्केल की रीडिंग है। आगे हम लोग देखेंगे वर्नियर स्केल की रीडिंग। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग ये एरो दिखा रहा है, तो एरो का मतलब है वर्नियर स्केल पर 20 खाने, यानी वर्नियर स्केल की रीडिंग है 20। तो यहाँ पर याद रखेंगे मेन स्केल की रीडिंग 35 mm और वर्नियर स्केल की रीडिंग 20, परंतु यह 20 mm नहीं है, यह केवल 20 है। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में एक फॉर्मूले का यूज़ किया जाएगा। वर्नियर कैलिपर की रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। यहाँ पर हमें लीस्ट काउंट याद रखना पड़ेगा। वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट 0.02 mm होती है, 0.02 mm होती है। तो यहाँ फार्मूले का यूज़ करते हुए आगे सॉल्व करेंगे। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल की रीडिंग। तो मेन स्केल की रीडिंग मैंने आपको बताया था कि 35 mm पूरा हो चुका था, प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग 20,
वर्नियर स्केल पर 20 खाने, जो एरो बना था वो 20 नंबर पे बना था। लीस्ट काउंट, तो इनटू लीस्ट काउंट में 0.02 है लीस्ट काउंट, तो आगे सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू 35 प्लस इसका गुणा करेंगे तो 0.40 जोड़ने पर इज इक्वल टू 35.40। इसको शुद्ध रूप में हम लोग लिखते हैं 35.4 mm। यह हमारा फाइनल आंसर है 35.4 mm। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 35.4 mm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है? तो यह एक वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की जो है स्केल है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो है कोण मापने के काम आता है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लीस्ट काउंट 5 मिनट होता है, यह हमें याद रखना होता है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लीस्ट काउंट 5 mm। यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का ये जो है ये डिग्री के निशान है, ये हमारे डिग्री के निशान है। और यहाँ पर ये जो वर्नियर स्केल है इसमें 12 भाग होते हैं। तो यह इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, यह जो 1 डिग्री को 12 भागों में बांटते हैं। तो 1 डिग्री को 12 भागों में बांटते हैं तो इसका लीस्ट काउंट 5 मिनट निकलता है। तो यहाँ पर हम जो डिग्री के निशान देखें तो यहाँ पर डिग्री के निशान में ये 40 के बाद ये जो एरो लगा है ये 41 डिग्री है, यानी 41 डिग्री कंप्लीट है। 41 डिग्री कंप्लीट होने के बाद वर्नियर स्केल पे हम देखें तो ये जो एरो है ये कितने नंबर पे है? तो यह हम गिनने के बाद पता चलता है कि यह 10 नंबर का एरो है, मतलब कि 10 नंबर पे एरो लगा है। तो यह वाला जो निशान है यह ही जो मेन स्केल है इसके बिल्कुल सामने है। चलिए हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की लीस्ट काउंट 5 मिनट। फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो यहाँ पर मेन स्केल पर हमें 41 डिग्री दिख रहा था, यानी 41 डिग्री दिख रहा था, प्लस 10वां भाग पर एरो बना हुआ था, यानी 10 वर्नियर स्केल पर 10 भाग थे, वर्नियर स्केल की रीडिंग 10 थी, गुणे लीस्ट काउंट मतलब 5 मिनट। तो आगे सॉल्व करेंगे तो 41 डिग्री प्लस 50 मिनट इज इक्वल टू 41 डिग्री .50 मिनट। तो यहाँ पर इसको फाइनली हम इस प्रकार से लिखते हैं, इज इक्वल टू 41 डिग्री .5 मिनट। तो यह हमारा फाइनल आंसर है। तो फाइनल आंसर हमारा होगा 41 डिग्री .5 मिनट। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा, आंसर बी होगा 41 डिग्री 50 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। फिलर गेज का उपयोग क्या है? फिलर गेज एक ऐसा गेज होता है जिसमें कई मोटाई की बहुत सारी पत्तियां लगी होती हैं। मेटल की पत्तियां होती हैं, मेटल की पत्तियों का समूह होता है। तो यह मिलने वाले जो भाग होते हैं उनके बीच की गैप को पता करने के काम आता है। तो यह फिलर गेज जो होता है मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16।
इस डायल कैलिपर की माप पढ़ें। तो यहाँ एक डायल कैलिपर है, इस डायल कैलिपर में आप ये मेन रीड जो स्केल देख रहे हैं, तो मेन स्केल आप देख रहे हैं, तो इसमें ये यहाँ पर ये जो 2 दिख रहा है ये 20 mm हुआ, और 20 mm के बाद ये एक लाइन और दिख रही है यानी 25 mm खुल चुका है। 25 mm के आगे मेन स्केल पर रीडिंग नहीं है, तो मेन स्केल की हम रीडिंग को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि मेन स्केल में 25 mm खुल चुका है। इसके बाद इस डायल पर देखेंगे, जो वर्नियर स्केल की जगह पे यहाँ पे एक डायल दिया हुआ है, तो डायल की रीडिंग क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे डायल की रीडिंग 24 दिख रही है यानी 24। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर डायल कैलिपर की रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल की रीडिंग प्लस डायल की रीडिंग गुणे डायल कैलिपर की लिस्ट काउंट। तो डायल कैलिपर की लिस्ट काउंट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, यह देखिए यह डायल कैलिपर का लिस्ट काउंट है 0.05 mm। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। तो मेन स्केल की रीडिंग 25 mm, यह मैंने आपको बताया कि मेन स्केल में 25 mm खुला हुआ है। डायल की रीडिंग 24 खाने थे, और डायल कैलिपर की लिस्ट काउंट 0.05 mm। तो इसको सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू 25 प्लस 1.20 इज इक्वल टू 26.20, और इस तरह से फाइनल आंसर हमारा आएगा इज इक्वल टू 26.2 mm। तो यह हमारा फाइनल आंसर है 26.2 mm। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी 26.2 mm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। तो एक गैंग ड्रिलिंग मशीन का एक प्रकार है गैंग ड्रिलिंग मशीन, जिसमें एक ही बेड पर कई ड्रिलिंग मशीन लगाए जाते हैं जो कि क्रमिक संचालन करने में उपयोगी होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन डी सही है, ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, अभी जो हमने न्यूमेरिकल लगाया था वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का था, तो इसमें एक स्टॉक लगा होता है। तो स्टॉक का कौन सा अभिन्न हिस्सा है, यानी स्टॉक के साथ कौन सा जो है स्थिर होता है, तो वह है ऑप्शन बी डायल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डायल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दें। तो अभी पहले क्वेश्चन में मैंने समझाया था कि यह वाला भाग फेरुल होता है जो कि हैंडल को चटकने से या हैंडल को फट जाने से बचाता है, या मेटल का भाग होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फेरुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो फिनिश्ड साइज के करीब यानी कि जब जॉब कंप्लीट बन चुका होता है और उसकी ऊपरी सतह को बिल्कुल स्मूथ करना होता है, तो उस समय कौन सी फाइल का यूज़ करना होता है यह पूछ रहा है। तो इस समय हमारा सेकेंड कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो सेकेंड कट फाइल एक बहुत ही फाइन काम करने के लिए प्रयोग की जाती है, जो कि बहुत कम मेटल को रिमूव करती है और स्मूथ करने के काम आती है, जॉब की सरफेस को स्मूथ करने के काम आती है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी सेकेंड कट फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21।
किस फाइल में समांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं? तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जनरली जो हमारी फाइल होती है, जो फ्लैट फाइल होती है, उसमें जो किनारे होते हैं ये 1/3 भाग, पॉइंट की ओर का 1/3 भाग टेपर किया हुआ होता है। परंतु यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी फाइल में समांतर किनारे पूरे लंबाई में समांतर होते हैं। तो यहाँ पर एक हमारी हैंड फाइल होती है, तो हैंड फाइल में जो किनारे हैं पूरी लंबाई में समांतर होते हैं। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं यह हैंड फाइल ही लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, हैंड फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बेंच वाइज को बनाने की सामग्री क्या है? तो बेंच वाइज, मैंने जब बेंच वाइज पढ़ाया था तो बताया था बेंच वाइज की जो बॉडी होती है वो कास्ट आयरन की बनी होती है। तो बेंच वाइज की बॉडी कास्ट आयरन की बनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कास्ट आयरन। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है? तो जो जॉब फिनिश्ड हो चुके होते हैं मशीनिंग प्रोसेस करने के पश्चात, तो वहाँ पर कौन सा मार्किंग मीडिया सबसे अच्छा साबित होता है? तो वहाँ पर पर्शियन ब्लू, मैंने बताया था कि पर्शियन ब्लू जो है ये मशीन सरफेस पर बहुत ही अच्छी और स्पष्ट रेखाएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पर्शियन ब्लू के द्वारा स्पष्ट रेखाएं बनती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है पर्शियन ब्लू। क्वेश्चन नंबर 24, स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है? तो एक जो एंगल प्लेट होता है, एंगल प्लेट में स्लॉट्स बने होते हैं, स्लॉट बने होते हैं। तो स्लॉट का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए है जॉब को पकड़ने के लिए, ऑप्शन बी आसान हैंडलिंग के लिए, ऑप्शन सी वज़न कम करने के लिए, ऑप्शन डी बेहतर दिखावट। तो जो स्लॉट बनाए जाते हैं, ये स्लॉट जो एंगल प्लेट के साथ जब किसी जॉब को हमें होल्ड करना होता है, तो इन्हीं स्लॉट्स में नट और बोल्ट के द्वारा उस जॉब को होल्ड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, जॉब को पकड़ने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए, जॉब को पकड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है? तो जब मैंने कैलिपर पढ़ाया था तो एक कैलिपर होता है जिसका प्रयोग जो राउंड बार होते हैं, राउंड बार मतलब बेलनाकार जो रॉड्स होते हैं, उनके केंद्र को पता करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम जैनी कैलिपर होता है। जैनी कैलिपर को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे जैनी कैलिपर का दूसरा नाम है ऑड लेग कैलिपर। जैनी कैलिपर को ही हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी कहते हैं। जैनी कैलिपर को ही वन लेग वन पॉइंट कैलिपर भी कहते हैं। तो जैनी कैलिपर का प्रयोग राउंड बार के जो है केंद्र को पता करने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जैनी कैलिपर। क्वेश्चन नंबर 26, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। तो यह एक डिवाइडर आप देख रहे हैं, या स्प्रिंग टाइप डिवाइडर है, जिसमें दोनों लेग एक स्थान पर जुड़े हुए हैं। यह जो है हमारा फलक्रम कहलाता है। फलक्रम मतलब एक स्थान पर, जिस स्थान पर घूर्णन करती हैं कोई भी चीज़, यानी आला में जिसे बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर है फलक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए। तो यह कोणीय मापक यंत्र यूनिवर्सल बेवल गेज कहलाता है। बेवल गेज, ऑप्शन ए, जो बेवल गेज होता है इसमें यह वाली जो पट्टी है, यह पत्ती नहीं होती है, केवल यह दो पत्ती होती हैं, उसे बेवल गेज कहते हैं। बेवल प्रोटेक्टर
बेवल प्रोटेक्टर में एक चांदा भी लगा होता है, उसे बेवल प्रोटेक्टर कहते हैं। यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्ट गेज, तो यूनिवर्सल बेवल गेज में 3 भाग होते हैं जैसा आप देख रहे हैं, तो यह यूनिवर्सल बेवल गेज ही है। यूनिवर्सल सरफेस गेज, यूनिवर्सल सरफेस गेज समांतर लाइनें खींचने के काम आता है, जिसमें एक स्क्राइबर भी लगा होता है। तो इस तरह से यह क्वेश्चन नंबर 27, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूनिवर्सल बेवल गेज। क्वेश्चन नंबर 28, 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को फाइलिंग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यह भरने नहीं लिखा है, यह फाइलिंग लिखा हुआ है। ये जो फाइलिंग लिखा है तो फिलिंग समझ लिया है इसने, तो भरने लिख दिया है, लेकिन यह फाइलिंग है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब कभी संकीर्ण खांचे होते हैं जहाँ पर 10 डिग्री का संकीर्ण खांचा होता है, लगभग 10 डिग्री या उससे ऊपर, तो वहाँ पर किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? तो एक फ़ाइल होती है जिसका नाम नाइफ एज फाइल होता है। तो नाइफ एज फाइल में जो नाइफ एज फाइल के दोनों साइडें होती हैं, ये दोनों साइडें जो है लगभग 10 डिग्री बनाते हुए बनी होती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा नाइफ एज फाइल। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन डी, नाइफ एज फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। तो जब हम फाइलिंग करते करते काफ़ी समय हो जाता है, तो फाइल के जो टीथ होते हैं, फाइल के टीथ के मध्य मेटल के बहुत छोटे छोटे टुकड़े फंस जाते हैं। तो उस समय जब हम उस फाइल का यूज़ करते हैं तो वह फाइल जॉब की सतह पर अनावश्यक निशान छोड़ती हैं। तो इस दोष को हम फाइल की पिनिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, फाइल की पिनिंग। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, फाइल की पिनिंग। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ऑयल ग्रूव को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो ऑयल ग्रूव का मतलब है कुछ ऐसे मशीन्स होती हैं जिनमें ऑयलिंग जो है की जाती है। तो ऑयलिंग करने के लिए ऑयल ग्रूव बनाया जाता है। तो ऑयल ग्रूव काटने के लिए हमारी हाफ राउंड नोज़ चीज़ल का प्रयोग किया जाता है। हाफ राउंड नोज़ चीज़ल के जो पॉइंट होता है उसका पॉइंट नीचे से हाफ राउंड किया हुआ होता है। तो इसके द्वारा जो ग्रूव बनाए जाते हैं वे ग्रूव राउंड शेप में बनते हैं। तो ये राउंड शेप में बने हुए ग्रूव ऑयल ग्रूव्स कहलाते हैं। तो क्वेश्चन 30 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाफ राउंड नोज चीज़ल। तो इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चन कवर किए जिन्हें मैंने आपको अच्छे से समझाया। यदि कोई क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो, अगले MCQ क्वेश्चंस में। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो। थैंक यू।